बच्चों, आज की इस कक्षा में आपका बहुत स्वागत है। आज मैं आपको वसंत भाग 3 का पाठ 16 पानी की कहानी के प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। सबसे पहले आपको संक्षेप में इस पाठ का सारांश समझा देती हूँ। लेखक अपने रास्ते से जा रहा था कि बेर की झाड़ी के नीचे पहुँचते ही उसके हाथ पर ओस की बूंद आ गिरी। बूंद उसकी कलाई पर सरक कर हथेली पे आ गई। अचानक बूंद के 2 कण हो गए और उसमें से सुरीली आवाज़ निकलने लगी। वह ओस है और बेर के पेड़ से आई है, ऐसा वह बार बार इसमें से आवाज़ आ रही थी। लेखक ने बूंद के विचार का विरोध किया और वह बेर के पेड़ से आई है और ऐसा उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। तभी उसने कहा कि वह कोई पेड़ से फव्वारा निकल रहा है कि तुम उसमें से आई हो। तब बूंद ने कहा कि मैं ओस हूँ जिसे लोग जल या पानी कहते हैं और तथा मैं लेखक तब उत्सुकता पूर्वक पूछता है, क्या पेड़ में फव्वारा है? लेखक के अविश्वासपूर्ण रवैये से बूंद को बहुत दुख होता है। फिर वह अपना इतिहास लेखक को बताती है और उसने अपने इतिहास को बताते हुए कहा कि उसके पूर्वज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक 2 गैस है। सूर्य मंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थे। वह कहती है कि उसके पुरखे खुश होकर पृथ्वी के धरातल पर नाचते थे। एक दिन एक प्रचंड प्रकाश पिंड सूर्य की ओर बढ़ रहा था। उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य के एक भाग टूटकर उसके पीछे चला गया। सूर्य से टूटा हुआ यह भाग इतना खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। उन्हीं में एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। प्रारंभ में यह एक बड़ा आग का गोला था, फिर यह ग्रह ठंडा हो चला और अरबों वर्ष पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के परिणाम स्वरूप जल बना। उसके चारों ओर असंख्य उसके साथी बर्फ बने पड़े थे। जब सूर्य की किरणें पड़ती थी तो उसका सौंदर्य बिखरने लगता था। तब बड़े आनंद का समय था। यह क्रिया लाखों वर्ष तक चली। फिर बूंद बोली, मैं कई महीने तक समुद्र में इधर उधर भटकती रही, घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से मेरी भेंट हुई। फलतः मैं पिघल गई और फिर पानी बनकर समुद्र में मिल गई। बूंद ने देखा कि समुद्र में तो बड़ी ही चहल पहल है और फिर पानी भले ही नमक वाला था, परंतु जैसे जैसे बूंद उसके अंदर दिन बिताने लगी, वह उससे अपना सामंजस्य बैठा ली और फिर उसका मन किया कि गहराई तक वह जाए और जाकर के देखे कि आखिर समुद्र के नीचे क्या है। वह जब नीचे चलती गई तो उसने कई जीव देखे, धीरे धीरे रेंगने वाले घोंघे, जालीदार मछलियाँ, कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियाँ। कुछ दूरी पर समुद्र में पूरी तरह अंधेरा था। अंधेरे में आगे बढ़ते बढ़ते वह थक गई और अचानक बूंद को एक जीव दिखाई पड़ा जो कि प्रकाश छोड़ने वाला था। ये एक प्रकाश वाली मछली थी और जो अपने प्रकाश से अपने खाद्य पदार्थों को, जो उसका भोज्य था, उसको वो खोजती थी और उसके रोशनी से आकर्षित होकर छोटी छोटी मछलियाँ उसके पास आती थी और उसे वह अपना भोज्य पदार्थ मानकर उसे वो खा लेती थी, जिससे उसका पेट भरता था। कुछ और गहराई में जाकर कितने ही ठेंगने छोटे पत्ते वाले पेड़ उसे देखे, कई पहाड़ियाँ व घाटियाँ दिखीं। फिर उसके बाद वह वहाँ पे एक अंधेरी गुफा में घुस गई।
उसमें भी कुछ ऐसे स्थान थे जो पृथ्वी का गर्भ रह रख जिससे जो है वह उसमें प्रवेश कर गई। अब वह बताती है कि वह ऐसे स्थान पर आई जो पृथ्वी का गर्भ था और रह रहकर हिल रहा था। थोड़ी देर बाद उसमें एक धड़ाका हुआ, बड़ी तेज का धड़ाका हुआ और वह तेजी से बाहर फेंक दी गई। हाँ, वह ऊंचे आकाश में ये उड़ती गई। फिर इन्हें पता चला कि पृथ्वी फट गई है, उसमें से धुआं, रेत, पिघली धातुएं तथा लपटें निकल रही हैं। यह दृश्य बड़ा ही अद्भुत था। लोग इस विस्फोट को ज्वालामुखी कहते हैं। बहुत से भाप जलकणों से मिलने के कारण कहती है कि हम भारी हो चले थे और नीचे झुक गए थे और एक बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से चौरस जमीन पे आने की थी, इसलिए मैं एक छोटी सी धारा में मिल गई। बहते बहते एक दिन नगर के पास पहुंची और मुझे एक मोटे नल ने खींच लिया। इस प्रकार उस नल के पानी के साथ साथ मैं घूमती रही। मैं एक दिन ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मैं उसमें से तुरंत निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते मैंने एक बेर के पेड़ को देखा जहाँ मैं पहुँची। सूर्य निकल आया था। वह बोली, अब मैं तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती, अब मुझे रोक कर नहीं रख सकते। वह ओस की बूंद आँखों से इस प्रकार ओझल हो गई। ये है संक्षेप में इस पाठ का सारांश। अब आपको मैं थोड़े से छोटे संक्षेप में प्रश्न के माध्यम से इनकी पुनरावृत्ति करवाऊंगी। सबसे पहले है कि प्रश्न है कि बूंद 3 दिन तक कहाँ सांसत भोंकती रही। बूंद 3 दिन तक कहाँ सांसत भोंकती रही। अब उसका उत्तर है कि बूंद 3 दिन तक पेड़ की पत्तियों पर सांसत भोंकती रही। वह लेखक के हाथ पर क्यों कूदी। एक प्रश्न है कि वह लेखक के हाथ पर क्यों कूदी। अब इसका उत्तर है कि वह लेखक के हाथ पर इसलिए कूदी क्योंकि सुबह तक सहारा पाना चाहती थी। वह चाहती थी कि सूर्य की किरणें जब तक न निकले तब तक उसे कोई सुरक्षित रखे। बूंद ने रात कहाँ बिताई। अगला प्रश्न है, बूंद ने रात कहाँ बिताई। तो इसका उत्तर है कि बूंद ने रात पेड़ की पत्तियों पर बिताई। बूंद ने रात पेड़ की पत्तियों पर बिताई। सांसत शब्द का अर्थ क्या है। सांसत शब्द का अर्थ क्या है। सांसत शब्द का अर्थ है दुख। परेशानी झेलने को सांसत झेलना कहते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक ने समुद्र का कौन सा भाग देखा। लेखक ने समुद्र का कौन सा भाग देखा। तो लेखक ने पानी की कहानी में पानी के द्वारा किस प्रकार का वर्णन किया है कि उसने समुद्र का कौन सा भाग देखा। तो इसका उत्तर है कि लेखक ने समुद्र के नीचे जा करके पानी की बूंद को देखा। नीरा नमक कहाँ भरा हुआ है। नीरा नमक कहाँ भरा हुआ है। इसका उत्तर है कि नीरा नमक समुद्र में भरा हुआ है। नीरा नमक, क्योंकि समुद्र का जल जो है वह नमकीन होता है, खारा होता है, इसीलिए नीरा माने केवल, नमक जो है समुद्र में भरा हुआ है। अगला प्रश्न है, बूंद ने इनमें कौन सा जीव नहीं देखा। बूंद ने कई जीव देखे, जिसमें जो है कौन सा जीव नहीं देखा। उसने जो है मगरमच्छ नहीं देखा। समुद्र में उसने कई जीव देखे पर मगरमच्छ उसने नहीं देखा। मछली शिकार को कैसे पकड़ती थी। जो उसने मछली देखी थी समुद्र के नीचे वह मछली अपने शिकार को कैसे पकड़ती थी। समुद्र में जो मछली उसे मिली थी
वह अपना जो है हाथों से शिकार पकड़ती थी। रोशनी उसके शरीर से निकलती थी और फिर वह उससे जो है अपने हाथों से, उसके हाथ थे कई, और उन हाथों से वो अपने शिकार पकड़ती थी। पृथ्वी के भीतर खोखले स्थान तक पहुँचने में बूंद को कितने दूर चलना पड़ा? पृथ्वी के भीतर खोखले स्थान पर पहुँचने में बूंद को कितनी दूर चलना पड़ा? तो इसका उत्तर है पृथ्वी में के भीतर खोखले स्थान तक पहुँचने के लिए जल की बूंद को कई मील चलना पड़ा। अगला प्रश्न है, मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे में ये भाई कौन कौन है? मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चली, इसमें जो है भाई, ये भाई कौन कौन है? तो इसका उत्तर है कि अन्य जो बूंदें हैं वे इसके भाई हैं। अन्य बूंदें इनके भाई हैं। बूंदें चट्टान में घुसकर कहाँ निकली? अगला प्रश्न है, बूंदें चट्टान में घुसकर कहाँ निकली? बूंदें चट्टान में घुसकर बूंदें जो है चट्टान में घुसकर पानी में निकली, पानी के अंदर से निकली। जो बूंदें चट्टान में घुसकर पानी के अंदर से निकली। अगला प्रश्न है, उत्साही युवाओं से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? उत्साही युवाओं से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? उत्साही युवाओं से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें निरंतर चलते रहना चाहिए, घबराकर ठहरना नहीं चाहिए। अब प्रश्न जो है, पृथ्वी का गर्भ क्यों हिल रहा था? पृथ्वी का गर्भ क्यों हिल रहा था? क्योंकि गर्मी के कारण ज्वालामुखी फटने वाला था। इसका उत्तर है क्योंकि गर्मी के कारण ज्वालामुखी फटने वाला था। पृथ्वी के नीचे से क्या क्या तत्व निकला? ये प्रश्न है अगला कि पृथ्वी के नीचे से क्या क्या तत्व निकला? पृथ्वी के नीचे से धुआं, रेत, लौह, धातुएं एवं लपटें निकली। पृथ्वी के नीचे से धुआं, रेत, लौह, धातुएं एवं लपटें निकली। बूंद को वहाँ का दृश्य कैसा लगा? बूंद को वहाँ का दृश्य कैसा लगा? बूंद को वहाँ का दृश्य बेकार लगा। बूंद को वहाँ का दृश्य बुरा लगा, बेकार लगा। हम लोग शब्द किनके लिए प्रयुक्त है? हम लोग शब्द किनके लिए प्रयुक्त है? हम लोग शब्द बूंद व उनके भाई बांधवों के लिए प्रयुक्त है। हम लोग शब्द बूंद व उनके भाई बंधु बांधवों के लिए प्रयुक्त किया गया है। अब पाठ से प्रश्न। पाठ से पहला प्रश्न है, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? लेखक को ओस की बूंद बेर की झाड़ी से मिली। जो एक दिन लेखक जब प्रातःकाल बेर की झाड़ी के नीचे से गुजर रहा था तो बूंद अचानक उसकी हथेली पे आ गिरी और कलाई पे आ गिरी और हथेली पे सरक कर चली आई। दूसरा प्रश्न है, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों काँप उठी? दूसरा प्रश्न है, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों काँप उठी? ओस की बूंद क्रोध और घृणा से पेड़ों के व्यवहार के कारण काँप उठी, क्योंकि वह बताई कि पेड़ के कई जड़ें हैं, जड़ के कुछ रोए हैं, वे बड़े निर्दयी हैं और निर्दयता पूर्वक वह इन्हें सोख लेते हैं, खींच लेते हैं, बलपूर्वक इनको अपनी ओर खींचकर अपने में समाहित कर देते हैं। और इस प्रकार वह बूंद जो है वहाँ पे 3 दिन सासत भोगती रही। यह बताते हुए वह क्रोध और घृणा से काँप उठी। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पुरखा क्यों कहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पुरखा या पूर्वज क्यों कहा है? तो इसका उत्तर है कि पानी की बूंद ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपना पूर्वज इसलिए कहा है क्योंकि दोनों की
जो क्रिया होती है, रासायनिक क्रिया होती है, उस रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप बूंद का निर्माण होता है। उसने अपना पूर्वज इसलिए कहा कि क्योंकि दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रासायनिक क्रिया होती है, उसी क्रिया के फलस्वरूप पानी बूंद का निर्माण होता है। अब अगला प्रश्न है, पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इसको आप अपने से लिख सकते हैं, पर थोड़ा संक्षेप में मैं बता देती हूँ। पानी का जन्म हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ। इसका अस्तित्व मिटकर ही पानी बनता है। उनका अस्तित्व मिटकर ही पानी बनता है। पहले पानी की बूंद भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, फिर वह ठोस बर्फ का रूप ले लेती है और तब उसका रूप बहुत छोटा हो जाता है। फिर समुद्र के गर्म जलधारा से भेंट होने पर वह पिघलकर पुनः पानी बन जाती है। फिर से एक बार उत्तर बता दे रही हूँ। पानी का जन्म हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। उनका अस्तित्व मिटकर ही पानी बनता है। पहले पानी की बूंद भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, फिर वह ठोस बर्फ का रूप ले लेती है, तब उनका रूप बहुत छोटा हो जाता है। फिर समुद्र के गर्म जलधारा में से भेंट होने पर वह पिघलकर पानी बन जाती है। अब अगला प्रश्न है, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही थी। तो आपने पाठ में पढ़ा कि कहानी का अंत और आरंभ पढ़कर यह मालूम होता है कि वो ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए सूर्य के निकलने की प्रतीक्षा कर रही थी, क्योंकि उसने बताया कि सूर्य की गर्मी पाकर उसके अंदर उड़ने की शक्ति आ जाती है और सूर्य के निकलते ही वह उड़ जाएगी। तो इन प्रश्नों के उत्तर के पश्चात पाठ से आगे के कुछ प्रश्न, जैसे जल चक्र के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए और पानी की कहानी से तुलना करके देखिए कि लेखक ने पानी की कहानी में कौन कौन सी बातें विस्तार से बताई हैं। ये आपको बता दे रही हूँ कि जल भाप बनकर बादल के रूप धारण करता है और बादल फिर बरसकर पानी के रूप में बदल जाता है। ये हम सब जानते हैं कि पहले जल जो है भाप बनकर उड़ता है और बादल बनता है, फिर बादल बरसकर पानी के रूप में बदल जाता है। यह पानी हमारे आसपास नदियों, समुद्र, झील, कुओं, तालाब आदि में विद्यमान रहता है। यह पानी सूर्य की ऊष्मा से बाष्पीभूत होकर भाप के रूप में बदल जाती है। यही भाप ठंडी होकर वर्षा के रूप में पुनः धरती पर आ जाती है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है, यानी पानी का भाप बनना और भाप बन के बादल बनना, बादल बनने के बाद बरस के उसका पुनः पानी के रूप में बदल जाना, यही जल का नियम है, यही जल चक्र का नियम है। जल चक्र के बारे में लेखक ने बताया है, इस पाठ में बताया गया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बनने की प्रक्रिया होती है। फिर दूसरा उन्होंने बताया है कि पाठ में कि पानी का पहाड़ों पर बर्फ के रूप में जमा होना, हिमखंड का फिर टूटना, ऊष्मा पाकर पिघल जाना और पुनः पानी बनना। फिर उन्होंने बताया कि पानी की बूंद का सागर की गहराइयों में जाना तथा विभिन्न समुद्री जीवों को देखना, और उसके बाद उन्होंने बताया ज्वालामुखी के विस्फोट के रूप में बाहर आ जाना। ये उन्होंने जल चक्र के बारे में बताया है। पानी की कहानी पाठ में ओस की बूंद अपनी कहानी स्वयं सुना रही है और लेखक केवल श्रोता है। इस आत्मकथात्मक शैली में आप भी किसी वस्तु का चुनाव करके कहानी लिखिए
इसमें आपको जो आपका पसंदीदा वस्तु है, कोई विषय है, जैसे नदी की आत्मकथा आप लिख सकते हैं, सड़क की आत्मकथा लिख सकते हैं, या जो भी आपको पसंद आए उसकी आत्मकथा आप 10-12 पंक्तियों में लिखिए। समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी क्यों नहीं पड़ती? ये पाठ का अगला प्रश्न है। समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी क्यों नहीं पड़ती? समुद्र तटीय जो इलाके होते हैं वे जल की उपस्थिति दिन में तापमान को अधिक बढ़ने नहीं देता। समुद्र के तटीय जो इलाके हैं वहाँ पे जल होने के कारण, जल की उपस्थिति के कारण दिन में तापमान अधिक बढ़ने नहीं देती तथा रात में तापमान को अधिक गिरने नहीं देती। इसी कारण यहाँ तापमान हमेशा खुशनुमा रहता है। यहाँ पे तापमान बहुत ज़्यादा घटता न है, न तो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। जैसे आप कोलकाता में वहाँ के लोग जैसे दिसंबर में के आखिर में थोड़ा सा गर्म कपड़ा पहनते हैं, या मुंबई में आप देख लीजिए, जहाँ भी समुद्र तटीय इलाका है वहाँ न तो तेज़ गर्मी पड़ती है और न तो तेज़ ठंड पड़ती है। अब आपको अगला प्रश्न है आपके पाठ का। पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता तब पेड़ की जड़ों से पत्ते तक पानी कैसे पहुंचता? इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में क्या कहते हैं? क्या इस क्रिया को जानने के लिए कोई आसान प्रयोग है? जानकारी प्राप्त कीजिए। ये आपके पाठ का प्रश्न है। पेड़ की शाखाओं में जाइलम और फ्लोएम नामक दो विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। जाइलम और फ्लोएम, इन विशेष कोशिकाओं का समूह जड़ों द्वारा अवशोषित पानी पत्तों तक पहुंचाता है। इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में कोशिका क्रिया कहते हैं। यह क्रिया उसी तरह होती है जैसे दीपक की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। इस क्रिया को संवहन ट्रांसपाइरेशन कहते हैं। संवहन की क्रिया को जानने के लिए निम्नलिखित प्रयोग करते हैं। प्रयोग है, एक कांच का बीकर लें, उसमें लाल रंग का पानी डालें, एक छोटा सा पौधा उसमें रख देते हैं। थोड़े समय के बाद यह देखते हैं कि पौधे की जड़ों के माध्यम से लाल रंग ऊपर की ओर पौधे में जाता दिखाई देगा। यानी जाइलम और फ्लोएम वाहिकाएं उसे जड़ से तने तक ले जाने का प्रयास करेंगी। यही विधि जो है वह संवहन की विधि है। अब आपको अगला प्रश्न बताती हूँ कि अन्य पदार्थ, इसमें अनुमान और कल्पना का कुछ प्रश्न है कि अन्य पदार्थों के समान जल की भी 3 अवस्थाएं हैं। अन्य पदार्थों के समान जल की भी 3 अवस्थाएं हैं। अन्य पदार्थों में जल की इन अवस्थाओं के एक विशेष अंतर यह होता है कि जल की तरल अवस्था की तुलना में ठोस अवस्था बर्फ हल्की होती है। ये आप अपने विज्ञान विषय में पढ़ चुके होंगे। इसका कारण ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न है। तो जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, आप जानते ही हैं, ठोस, द्रव और गैस। जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। जल की तरल अवस्था से ठोस अवस्था यानी बर्फ जो है हल्की होती है। वह क्योंकि इसका घनत्व कम होता है। यह हल्की इसलिए होती है क्योंकि इसका घनत्व कम होता है, अतः यह तैरती है। अब कुछ अन्य प्रश्न आपको बताती हूँ। जैसे पेड़ के बूंदों, ये आपको कुछ अन्य प्रश्न इस पाठ से बता रही हूँ जिससे आपकी पुनरावृत्ति और अच्छे से होगी। लेखक को ओस की बूंद कहाँ से मिली? लेखक को ओस की बूंद बेर की झाड़ी से मिली। लेखक को ओस की बूंद बेर की झाड़ी से मिली। यह बूंद झाड़ी पर से उसके हाथ पर आ गई
और वह ओस की बूंद उसकी कलाई पर से सरक कर उसकी हथेली पे आ गई। लेखक ने पानी की कहानी किसके माध्यम से बताने का प्रयास किया है? लेखक ने पानी की कहानी किसके माध्यम से बताने का प्रयास किया है? लेखक ने पानी की कहानी बूंद के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। लेखक ने पानी की कहानी बूंद के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न है, बूंद ने लेखक से क्या आग्रह किया? बूंद ने लेखक से क्या आग्रह किया? बूंद ने, इसका उत्तर है, बूंद ने लेखक से आग्रह किया कि वह सूर्य की किरणों के निकलने तक अपने प्राण बचाने के लिए उसकी हथेली पर हथेली का सहारा चाहती है। बूंद ने आग्रह किया कि वह सूर्य के निकलने तक अपने प्राणों की रक्षा के लिए उसकी हथेली का सहारा चाहती है। बूंद के पूर्वज कौन है? अगला प्रश्न है, बूंद के पूर्वज कौन है? आपने पाठ में पढ़ा है कि बूंद के पूर्वज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हैं। बूंद के पूर्वज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हैं। पेड़ की पत्तियों तक आने से पहले बूंद कहाँ थी? पेड़ की पत्तियों तक आने से पहले बूंद कहाँ थी? पेड़ की पत्तियों तक आने से पहले बूंद जमीन में इधर उधर घूम रही थी। पेड़ की पत्तियों तक आने से पहले बूंद जमीन में इधर उधर घूम रही थी। घूमते हुए वह पेड़ के पास आ गई और पेड़ की जड़ों में मौजूद रों ने उसे बलपूर्वक खींच लिया। घूमते हुए वो पेड़ की जड़ों के पास आ गई और पेड़ की जड़ों के जो रोए हैं उसने उसे बलपूर्वक खींच लिया। बूंद का बदला रूप कैसा था? बूंद का बदला रूप कैसा था? बूंद का बदला रूप यानी ठोस यानी बर्फ के रूप में था। बूंद का बदला हुआ रूप ठोस यानी बर्फ के रूप में था। धरती पहले आग का बड़ा गोला थी, क्यों? धरती पहले आग का बड़ा गोला थी, क्यों? धरती पहले आग का गोला थी क्योंकि यह सूर्य का ही एक अंश है। धरती पहले आग का गोला थी क्योंकि यह सूर्य का ही एक अंश है। बड़ी जोर से हुए धड़ाके को क्या कहा जाता है? बड़ी जोर से हुए धड़ाके को क्या कहा जाता है? बड़ी जोर से हुए धड़ाके को ज्वालामुखी कहा जाता है। ज्वालामुखी का फटना कहा जाता है। बड़ी जोर से हुए धड़ाके को ज्वालामुखी का फटना कहा जाता है, जिसमें तेज गर्मी के कारण धरती फट जाती है और उसके भीतर से मिट्टी, रेत, खनिज पदार्थ और धातुएं बाहर आती हैं। बहुत तेज गर्मी से धरती फट जाती है और उसके अंदर से मिट्टी, रेत, खनिज पदार्थ एवं धातुएं बाहर निकलती हैं। अब आपको भाषा अध्ययन के प्रश्न करवाऊंगी। भाषा अध्ययन के प्रश्न में ये कारक का परिचय दिया गया है कि कारक क्या है। कारक कह रहे हैं कि किसी भी क्रिया को पूरी करने में जो भी संज्ञा और आदि शब्द संलग्न होते हैं वे अपनी अलग अलग भूमिकाओं के अनुसार अलग अलग कारकों के वाक्य में दिखाई देते हैं। जैसे वह हाथों से शिकार को जकड़ लेती थी। जकड़ना क्रिया तभी संपन्न हो पाएगी जब कोई व्यक्ति उसे जकड़ने वाला हो, कोई वस्तु हो जिसे जकड़ा जाए। इस प्रकार आपने देखा कि व्याकरण में ये भूमिकाएं कारक के अलग अलग भेदों के रूप में हैं। जैसे यहाँ कर्ता कारक, कारक के निम्नलिखित भेद हैं। पहला कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, जिस कर्ता कारक का चिन्ह है ने, और जैसे राम ने खाना खाया, कर्ता कारक का चिन्ह है ने,
जैसे राम ने खाना खाया। ऐसे ऐसे को जो है कर्म कारक का चिन्ह है। को कर्म कारक में क्या है कि को चिन्ह लगता है, जिससे कर्म कारक की पहचान होती है। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। तीसरा जो है करण कारक है। करण कारक का चिन्ह है से और द्वारा। करण कारक का चिन्ह क्या है? से और द्वारा। करण कारक में का आप उदाहरण ले सकते हैं कि राम ने रावण को बाण से मारा, राम ने रावण को बाण से मारा। या मैं कलम से लिखती हूँ, मैं कलम से लिखती हूँ। इसमें से और द्वारा चिन्ह होता है। इस प्रकार अगला है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए। संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए। अब के लिए जैसे कि दान के लिए गाय ले आओ, दान के लिए गाय ले आओ। आपादान में भी से चिन्ह है, परंतु इसमें अलगाव का भाव रहता है। जैसे कि हाथ से कलम गिर गया, पेड़ से पत्ते गिर गए, उसमें अलग होने का भाव होता है और उसका चिन्ह होता है से। संबंध कारक में का के की, जैसे कि राम की माता कल दिल्ली जाएंगी, उसके पिता आज बनारस आएंगे। तो का के की संबंध का चिन्ह है। फिर अधिकरण कारक में मैं पेपर, मैं छत पर घूम रहा था, मैं छत पर घूम रहा था। इसी तरह से संबोधन कारक है। संबोधन में हे, अहो और अरे का निशान होता है। जैसे कि ये किसी को बुलाने के लिए करते हैं कि हे बालक इधर आओ, अरे ये क्या हो गया। इस तरह के जो वाक्य हैं उसमें संबोधन का प्रयोग किया जाता है।